Good morning student. We are studying surface chemistry. In the last video we have studied about the catalysis. कैटालिसिस वैसे तो आपकी कोर्स से हट गया, फिर भी से थोड़ा सा पढ़ा दिया था. अब एंजाइम कैटालिस्ट वगैरह हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपके कोर्स से हट चुका है. ठीक है, तो अब सीधा हम आते हैं कोलाइड्स में. तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कोलाइड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स. ठीक है, वैसे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कोलाइड्स में. कोलाइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड, व्हाट आर द properties of colloids and preparation method of colloids and how to purify the colloids. ये 5 टॉपिक है जो हमको colloids के बारे में पढ़ना है. अच्छा, लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ colloids. तो इतना कुछ हमको colloids के बारे में पढ़ना है. आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे what is colloids and what are the different types of colloids, है ना. क्लासिफिकेशन ऑफ colloids इसको बोल सकते हैं. सो चलो देखते हैं क्या होते हैं colloids. So in class 9th we have already studied about the mixture कि मिक्सचर क्या हो सकते हैं. 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन. ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर. पढ़ा था हमने कि ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड दीज बोथ आर हेट्रोजेनस. दीज आर हेट्रोजेनस मिक्सचर. और क्या इनमें डिफरेंस होता है, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उनकी साइज़ बहुत कम होती है. द साइज ऑफ पार्टिकल इज़, इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, साइज ऑफ पार्टिकल इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर. मतलब नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर कितना होता है, -9. सो इनमें जो साइज़ होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ही कम होती है, 10 टू द पावर -9 मीटर से भी कम. सो 1 नैनोमीटर या फिर 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर. जो कोलाइड्स है उस केस में जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल की साइज़ कितनी होती है, इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर टू ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन 1000 नैनोमीटर. सो इस रेंज में होती है. ठीक है, पार्टिकल की साइज़ क्या होती है, इस रेंज में होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इस रेंज में पार्टिकल की साइज़ होती है इन केस ऑफ कोलाइड्स. बट हेट्रोजेनस के केस में जो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी लार्ज, इट इज़ मोर देन 1000 नैनोमीटर. सो साइज़ ऑफ पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. मतलब सस्पेंशन के केस में आप पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. एग्जाम्पल तो आपको पता ही होगा, सॉल्यूशन का ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, वाटर और सॉल्ट, है ना, दोनों का अगर आप मिला लो सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. उसमें सॉल्ट के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं यू कैन नॉट सी फ्रॉम योर नेकेड आइज. और जो सॉल्ट है इट इज़ होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी मिक्सचर. सो इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जबकि हेट्रोजेनस में जो होते हैं कोलाइड्स और सस्पेंशन में, वहाँ पर होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता पार्टिकल्स का. ठीक है, कोलाइड्स के बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, लाइक इंक है, ब्लड है, मिल्क है, ये सब क्या है, स्टार्च है, ये सब क्या है, कोलाइड्स है. इंक, ब्लड, मिल्क, स्टार्च, दे आर कोलाइड्स. जबकि सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं कि आप उनको नेकेड आई से भी देख सकते हो. जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर, चॉक, पाउडर और वाटर का मिक्सचर, ये सब क्या है, सस्पेंशन है. ठीक है, सो ये हम पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके थे, उसका जस्ट रिविजन है. हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोलाइड्स. कोलाइड्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. जो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. और इसमें जो पार्टिकल की साइज़ है इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. हाँ, इसको भी आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, इनके पार्टिकल्स को भी. ठीक है, कोलाइड्स के पार्टिकल्स को भी आप नैनोमीटर से देख नहीं सकते. और अगर आप कोलाइड्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये कोलाइड नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन है. जैसे कि आप मिल्क को देख के आपको क्या लगता है कि कोलाइड नहीं है, ये क्या है, सॉल्यूशन है. आपको लगेगा कि वो ट्रू सॉल्यूशन है, बट मिल्क इज़ नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन. में फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, आप गर्म करोगे ना तो उसमें फैट ग्लोब्यूल्स दिखते हैं. मलाई अलग से हो जाती है, अलग से पड़ जाती है, थोड़ा सा सेटल डाउन होगा ना गर्म करके, फिर मलाई अलग से आ जाती है, उसमें आती है कि नहीं. तो जो मिल्क है इट इज़ हेट्रोजिनस और कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, ब्लड की भी क्लॉटिंग हो जाती है. आपने देखा होगा कि ब्लड में भी बहुत सारे पार्टिकल जो है सस्पेंडेड रहते हैं. ठीक है, जैसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका कोआगुलेशन हो सकता है. कोलाइड्स में कोआगुलेशन हो सकता है ना. कोलाइड्स के हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे कोलाइड्स कैन बी कोआगुलेटेड.
इनका कोआगुलेशन होता है, बट सॉल्यूशन का कोआगुलेशन नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है सॉल्यूशन और कोलाइड्स में कि यहाँ पर कोआगुलेशन हो जाएगा। कोलाइड के केस में कोआगुलेशन होता है, जबकि टू सॉल्यूशन के केस में कोआगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड्स क्या क्या होते हैं। कोलाइड्स में जो पार्टिकल है इट इज़ बिटवीन दी रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 मीटर और इनमें कोआगुलेशन होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में कोआगुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब हम आते हैं कोलाइड्स में। सो कोलाइड्स में क्या होता है, जैसे कि सॉल्यूशन के 2 हमने कंपोनेंट पढ़े थे। क्या क्या होते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट हमने पढ़े थे? सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो कोलाइड्स हैं उसमें 2 फेज होते हैं। ठीक है, कोलाइड हैज़ 2 फेज। कौन कौन से फेज होते हैं कोलाइड्स के? एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडिया। ठीक है, दूसरा क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम। सो आप डिस्पर्शन मीडियम को एज अ सॉल्वेंट सोच सकते हैं और डिस्पर्स्ड फेज को आप एज अ सॉल्यूट सोच सकते हो। ठीक है, सो डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इनटू द डिस्पर्शन मीडियम। Okay, so dispersion phase is like a solute and dispersion medium is a solvent. कौन से मीडियम में जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है? सस्पेंडेड है, ये पता करना ज़रूरी है। तो 2 टाइप के फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, सो ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में होगा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी में होगा। ठीक है, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो लेस क्वांटिटी में इट इज़ सॉल्यूट और जो लार्ज क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। ये हमने पढ़ा था सॉल्यूशन में। सेम वैसे ही कोलाइड्स में भी होता है, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जबकि डिस्पर्शन मीडिया क्या होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन दी लार्ज क्वांटिटी। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, जैसे एग्जाम्पल इनका कोलाइडल सोल्यूशन का ले सकते हो, सिल्वर इन जेल। ठीक है, सिल्वर इन वाटर, सिल्वर का हमने कोलाइडल सोल्यूशन बनाया वाटर में, तो वाटर क्या होगा वहाँ पर? डिस्पर्शन मीडियम और सिल्वर क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेस होगा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सो कोलाइड्स को 3 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसको 3 टाइप को फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वो हम लोग देखते हैं। So colloids are classified on the basis of following criteria. पहला क्राइटेरिया है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्शन मीडिया है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है। ओके, सेकेंड क्राइटेरिया है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है DPDM, ये है डिस्पर्स्ड फेस और DM मतलब डिस्पर्शन मीडियम। आप पूरा लिखेंगे कॉपी में या एग्जाम में जब आएगा तो पूरा लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच इंटरेक्शन कैसा है, मतलब उन दोनों के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और दे हेट ईच अदर, है ना। ठीक, उस हिसाब से कैसे क्लासीफाई करेंगे। अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो किस टाइप का कोलाइड बनेगा, अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं है तो क्या उनके बीच कोलाइड बनना पॉसिबल है, और अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। जो डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ क्या है, वो बहुत ही छोटे हैं, वो काफ़ी बड़े हैं, या फिर और कुछ तरीके से वो कोलाइड्स बना रहे हैं। ठीक है, सो पार्टिकल्स के साइज़ के किस टाइप के पार्टिकल हैं उस पर भी डिपेंड करता है हमारा कोलाइड। ठीक है, सो इन तीनों टॉपिक को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अगर डिस्पर्स्ड फेस हमारा सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो क्या होगा, किस टाइप का कोलाइड बनेगा। तो अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही सॉलिड है तो उस टाइप के कोलाइड को हम बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा दोनों डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही सॉलिड है तो इसको सॉलिड सोल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है जो कलर्ड ग्लासेस आती हैं या रूबी जो ग्लासेस होती हैं वो इट इज़ एग्जाम्पल। जो कलर्ड ग्लासेस हैं, ठीक है, या रूबी ग्लासेस हैं,
इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉलिड सोल। ठीक है, जिससे कलर्ड ग्लासेस या रूबी ग्लासेस क्या होती हैं, जिसे आप देखे होंगे उनसे बहुत सारे शो पीस बनते हैं, कांच के शो पीस देखें, कलरफुल कांच के शो पीस आपने देखे होंगे। तो वो कुछ नहीं है, वो कोलाइड है, कैसा कोलाइड है, सॉलिड सोल है वो, है ठीक है। तो सॉलिड सोल में क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही क्या होंगे, सॉलिड होंगे। अगला जो कैटेगरी है, इट इज़ अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है बट डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में क्या मिला हुआ है, सॉलिड मिला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल है पेंट, जो घर में आपका पेंट होता है डिस्टेम्पर जिसको बोलते हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ सोल्स। ठीक है, उसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है। आप देखे होंगे जब भी आप पेंट करने से पहले जो पेंटर होता है उसको पूरा मिक्स करता है। क्यों मिक्स करता है, क्योंकि वो कोलाइड है। आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, बट नहीं है, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना, फिर उसको क्या करता है, वो मिक्स करता है कि नहीं। सो पेंट जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स। किस टाइप का कोलाइड है वो, सॉल। सॉल का मतलब क्या होता है, सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है और मीडियम क्या है, लिक्विड है। अगला जो है टाइप सॉलिड इन गैस। सॉलिड किस में मिला हुआ है, गैस में, जिसको हम बोलते हैं एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल है स्मोक, डस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एरोसॉल के। क्योंकि जो गैस मतलब जो एटमॉस्फेयर में गैस है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लाइक स्मोक में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, धूल के कण होते हैं उसमें। स्मोक में आपको जो चीज़ें जली हुई रहती हैं उसका कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, राख वगैरह होते हैं। तो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब क्या है, सॉलिड किस में है, गैस में सस्पेंडेड है। उसका एग्जाम्पल है स्मोक एंड डस्ट, आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। एरोसॉल का एग्जाम्पल लिखो, या फिर क्या आ जाएगा, स्मोक एंड डस्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइड्स। तो स्मोक एंड डस्ट किसका कोलाइड का एग्जाम्पल है, एरोसॉल का, तो याद होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड किस में मिला हुआ है, सॉलिड में, इसको हम जेल बोलते हैं। ये ये जो है बहुत ही कॉमन है, ये जो सॉल है ना, जेल है, ये थोड़े कॉमन टाइप के कोलाइड्स हैं। जेल में क्या होता है, लिक्विड जो है सॉलिड में है, तो इसके एग्जांपल जेली है, बटर है, चीज़ है ना। जेल आजकल तो क्रीम भी जेल बेस्ड क्रीम आती है, बूट पॉलिश, कर्ड, ये सब क्या है, जेल है। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। अगर लिक्विड जो है लिक्विड में ही मिला हुआ है तो उसको हम बोलते हैं इमल्शन, ठीक है। इमल्शन भी इम्पॉर्टेंट है, पर अभी आपके कोर्स से हट गया है इमल्शन, है ना। पिछले साल तक था ये कोर्स में इमल्शन, अब इस साल इमल्शन जो है वो कोर्स से हट गया है। पर एग्जाम्पल आ सकते हैं, क्योंकि इतना तो हम पढ़े ही हैं कि अगर लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, इमल्शन, ठीक है। अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड है, तो उसको हम बोलते हैं इमल्शन। इसका एग्जाम्पल है मिल्क, हेयर क्रीम, These are the example of emulsion, liquid in liquid. अगला जो एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस, ठीक है। लिक्विड किस में मिला हुआ है, गैस में मिला, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या है, गैस है, इसको हम बोलेंगे एरोसॉल। जैसे मिस्ट है, फॉग है, क्लाउड है, ठीक है। तो वाटर वेपर किस में रहता है, गैस में रहता है ना। मिस्ट अगर मिस्ट है या फिर फॉग है तो उसमें क्या होगा, फॉग में क्या होगा, वाटर वेपर्स जो होते हैं दे आर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फियर, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल, लिक्विड इन गैस। अगला है सॉलिड सॉल, जिसमें गैस में क्या मिला, गैस जो है वो सॉलिड में सस्पेंडेड है। जो प्यूमिक स्टोन है, दैट इज फोम, रबर, ये सब एग्जाम्पल हैं। प्यूमिक स्टोन, फोम, रबर, है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गैस एंड सॉलिड। क्योंकि प्यूमिक स्टोन में देखोगे अगर आपको तो पता ही होगा क्या होगा। प्यूमिक स्टोन ऐसा एक होता है, पोरस सा एक स्टोन होता है ना, बहुत ही हल्का पोरस सा स्टोन होता है। तो वो प्यूमिक स्टोन में पोर्स में क्या होता है, गैस भरा होता है, तो वो क्या है, गैस जो है वो सॉलिड में सस्पेंडेड है। तो सॉलिड सोल उसका एग्जाम्पल है प्यूमिक स्टोन। फोम जो आपके गद्दों में होता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। गैस इन लिक्विड, ठीक है। गैस किस में मिला हुआ है, लिक्विड में। जो फोम है उसको क्या बोलते हैं, हम फोम बोलते हैं। जैसे कि सोप लेदर हो गया, या विप्ड क्रीम हो गई,
सोडा वाटर हो गया, सोडा वाटर तो समझते हैं ना सब, उसमें क्या होता है, सोडा वाटर में लिक्विड होता है ना, डिस्पर्शन मीडियम एक लिक्विड होगा, लिक्विड में क्या मिला होगा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। सो गैस इन लिक्विड, उसका एग्जांपल है सोडा वाटर या फिर सोप लेदर, विप्ड क्रीम है ना, क्रीम को विपिंग करते हैं, इस तरीके से बार बार उसको चलाओगे तो क्रीम एकदम फ्लफी सा हो जाता है, विप्ड क्रीम है ना, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोम। फोम क्या होता है, गैस इन लिक्विड, ठीक। तो इनके नाम याद होने चाहिए कि फोम क्या होता है। फोम मतलब आपको दिमाग में आना चाहिए, फोम मतलब जो है गैस जो है वो लिक्विड में सस्पेंडेड है, मतलब हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो है गैस है और डिस्पर्शन मीडियम जो है लिक्विड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि इसको याद करो, इसके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। कि एग्जाम्पल मिस्ट किसका एग्जाम्पल है, मिस्ट किसका एग्जाम्पल है, एरोसॉल का। एरोसॉल मतलब लिक्विड किस में है, गैस। आप एग्जाम्पल से भी जान सकते हैं ना, मिस्ट, फॉग, फॉग मतलब क्या, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स हैं मतलब एटमॉस्फेयर मतलब गैशियस हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडियम, और वाटर वेपर मीन्स लिक्विड, तो लिक्विड किस में, गैस में, उसको बोलेंगे एरोसॉल। मिस्ट एंड फॉग आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। इमल्शन मतलब लिक्विड एंड लिक्विड, जैसे मिल्क है, हेयर क्रीम है, दे आर इमल्शन। फोम, तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको याद रखना, और इम्पॉर्टेंट क्या है, सोल है, जेल है, एरोसॉल, देयर एग्जाम्पल। अब देखो जो सोल होता है ना, इसके और भी अलग अलग नाम होते हैं। अब देखो इसमें डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड है। अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो तो उसका स्पेशल नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा लिक्विड जो है, डिस्पर्शन मीडियम जो है, अगर वो वाटर है तो उस सॉल को क्या बोलेंगे, अगर वो एल्कोहल है तो उस सॉल को क्या बोलेंगे, ठीक है। सो एग्जाम में कभी कभी ये भी आ सकता है, तो ध्यान से सुनेंगे कि क्या बोल रहे हैं, कि अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम जो है वाटर है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल भी बोलते हैं, हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारा एल्कोहल है डिस्पर्शन मीडियम, उसको बोलेंगे एल्कोसॉल, ठीक है। अगर बेंजीन है तो बेंजोसॉल बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्शन मीडियम है ना, हमारा यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। लिक्विड क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, जो भी होगा उस हिसाब से इसके नाम होते हैं ना। अगर वाटर है तो हाइड्रोसॉल, अल्कोहल है तो एल्कोसॉल, बेंजीन है तो बेंजोसॉल, और अगर एयर है तो क्या बोलते हैं हम लोग, एरोसॉल। ये गैस है तो एरोसॉल, ठीक है। तो गैस लिख देती हूँ। तो अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो हाइड्रोसॉल, डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है तो एल्कोसॉल, डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है तो बेंजोसॉल, और गैस है तो एरोसॉल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पहला क्लासिफिकेशन के, विच इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज, है ना। डिस्पर्स्ड फेज के अलग अलग स्टेट हैं, डिस्पर्शन मीडियम के अलग अलग स्टेट हैं, उनके कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया गया है, एरोसॉल, जेल, सॉलिड सॉल, फोम, इमल्शन, ये सब क्या है, इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की कोलाइडल सिस्टम में जाएंगे। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। So next classification, it is based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium के बीच क्या interaction, ठीक। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है लियोफिलिक कोलाइड और दूसरा होता है लियोफोबिक कोलाइड्स। तो फिलिक यानी तो कई बार हम पढ़ चुके हैं लविंग, है ना। लियोफिलिक में फिलिक का मतलब होता है लविंग, अब लियो का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। सो लियोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग कोलाइड्स, ठीक है। दे आर लिक्विड लविंग कोलाइड्स, मतलब इनके बीच अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सपोज ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स हैं कोलाइड्स के।
सो इनके बीच जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, इससे हम इसको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को आपस में मिला के शेक करेंगे ना, बस शेक करते ही हमारा क्या बन जाएगा, कोलाइड्स बन जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल है जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, लियोफिलिक कोलाइड्स के एग्जाम्पल है ना। अब घर में आप स्टार्च तो देखते ही होंगे, घर में जब चावल को पसाते हैं तो उसमें क्या होता है, आप देखो थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन हो जाता है, स्टार्च नीचे बैठना शुरू हो जाता है, पर जैसे ही आप उसको थोड़ा सा शेक करोगे, हिलाओगे, वापस से स्टार्च जो है वो पानी में क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से मिल जाता है। तो वो लियोफिलिक है, क्योंकि जो स्टार्च के जो पार्टिकल्स हैं और जो लिक्विड पानी है उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं आप, है ना। आप घर में भी प्रिपेयर करते होंगे स्टार्च, तो घर में प्रिपेयर हो जाता है ना। सो स्टार्च जो है, जो या लियोफिलिक जो कोलाइड्स हैं उनको प्रिपेयर करना बहुत इजी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो वाटर के पार्टिकल्स या लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं और जो हमारे डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आप सिंपल इसको शेक करके भी बना सकते हो। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जैसे मैंने अभी बताया कि ये रिवर्सिबल है ना। बाय चांस आपने कोलाइड को थोड़ी देर के लिए रख दिया और जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो सेटल हो गया है, तो आप हल्का सा मिक्स करोगे तो फिर से आपको कोलाइड मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, आप उसको फिर से बना सकते हो, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सोल्स, क्योंकि इसको बनाया जा सकता है ना। स्टार्च घर में आप करके भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हो कि घर में जब चावल पसाएंगे आप खुद ही बना लो स्टार्च, है ना। स्टार्च का कोलाइड तो आप घर में खुद से बना सकते हैं। थोड़ी देर बस उसको रख दो तो नीचे वो सेटल होने लगता है, स्टार्च है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होने लगता है। आप उसको मिक्स कर दो, फिर से आपको कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल, और स्टेबल भी होते हैं, बहुत जल्दी ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं हो सकते, डिस्पोज फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग करना मुश्किल है। कोऑगुलेशन नहीं होता है, मतलब जमते नहीं है, प्रेसिपिटेशन जल्दी नहीं होता है इनमें, कोऑगुलेशन जो है इसमें नहीं, कैन नॉट बी कोऑगुलेटेड। आगे हम पढ़ेंगे कोऑगुलेशन क्या होता है। सो दे कैन नॉट बी कोऑगुलेटेड ईजिली, होते हैं कोऑगुलेशन पर कैन नॉट बी कोऑगुलेटेड ईजिली नहीं होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लियोफिलिक कोलाइड्स में कि दे आर लिक्विड लविंग कोलाइड्स, मतलब इनमें जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, अगर ये सेपरेट हो गए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडिया सेपरेट हो गए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से सिंपल शेक करके, सिंपल मिक्स करके फिर से हमको क्या मिल सकता है, कोलाइडल सोल्यूशन मिल सकता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सोल बोलते हैं। दे आर क्वाइट स्टेबल एंड दे कैन नॉट बी कोऑगुलेटेड ईजिली। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लियोफिलिक कोलाइड्स। ओके, अब हम जाते हैं लियोफोबिक कोलाइड्स में। ये क्या होते हैं, फोबिक मतलब डरना, लियो मतलब लिक्विड, मतलब दे आर लिक्विड, दे आर नॉट लिक्विड लविंग, दे आर लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स। ठीक है, दे आर लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स का मतलब है कि इनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडिया के बीच कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, भैया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ठीक है, तो अब दोनों जब एक दूसरे से दूर भागते हैं तो फिर इसको बनाएं कैसे, इसलिए इनके प्रिपरेशन मेथड अलग, बहुत टफ होता है, अलग होते हैं, मतलब इनको स्पेशल प्रिपरेशन मेथड चाहिए बनाने के लिए। तो हम इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रिपरेशन मेथड है लियोफोबिक कोलाइड्स बनाने के। ठीक है, तो दे हैव सेपरेट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सो अगर देखें तो आप बुक से ही पढ़ रही हूँ मैं कि लियोफोबिक मीन्स होता है लिक्विड हेटिंग। जैसे जो मेटल्स हैं, मेटल्स के जितने भी कोलाइड्स बनते हैं दे आर लियोफोबिक कोलाइड्स, है ना, क्योंकि मेटल्स और वाटर का कोई रिश्ता नहीं है, मेटल्स और लिक्विड का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। ठीक है ना, वो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी से अगर आप मेटल्स की कोलाइड बनाना चाहते हैं, जैसे कि आयरन सल्फाइड है, उसका अगर कोलाइड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो मेटल और उसके जो कोलाइड सल्फाइड्स हैं उनका जो कोलाइड बनाओगे तो फिर ये लियोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, वो लिक्विड हीटिंग कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, दे कैन ओनली प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड, आप इसको स्पेशल मेथड से ही प्रिपेयर कर सकते हो दिया। ठीक है, हमको स्पेशल प्रिपरेशन मेथड चाहिए लियोफोबिक कोलाइड को बनाने के लिए। इनको बोलते हैं लियोफोबिक सॉल्ट्स भी बोलते हैं, एंड दे कैन बी रेडियली कोआगुलेटेड और प्रेसिपिटेटेड, ईजिली हो सकते हैं, कैन बी ईजिली कोआगुलेटेड।
ठीक है। इनका प्रेसिपिटेशन बहुत ही ईजी हो जाता है, दे कैन बी ईजिली कोआगुलेटेड। और क्या हो सकता है, अगर आप इनको शेक करो या हीट करो तो फिर से आपको दोबारा से आपको कोलाइड नहीं मिलने वाला, इसलिए इनको बोलते हैं इरिवर्सिबल सोल्स। क्या बोलते हैं इनको? इरिवर्सिबल सोल। क्योंकि अगर आप सपोज इनका ये कोआगुलेट हो गया, ठीक है, अगर ये कोआगुलेट हो गए तो अगर आप इनको मिक्स करोगे तो फिर से आपको कोलाइड नहीं मिलेंगे। दैट्स व्हाई दे आर इरिवर्सिबल कोलाइड्स, दे आर नॉट स्टेबल। और लियोफोबिक कोलाइड में हमको चाहिए रहता है कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट, सो वी नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। लियोफोबिक जो कोलाइड्स है उसमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए रहता है ताकि वो उस कोलाइड को स्टेबलाइज कर सके, ताकि लियोफोबिक कोलाइड्स में कोआगुलेशन ना हो, है ना, जमावट ना हो, कोई किसी तरीके का जम ना जाए, ठीक। तो उनमें जमावट ना हो, कोआगुलेशन ना हो, इसलिए हमको कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग नहीं हो। अगर वो एक बार अलग हो गए तो उनको वापस में मिक्स करना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनको आप इजीली सिंपली बस ऐसा शेक कर दो या चम्मच से हिला दो, ये फिर से क्या हो जाएंगे, वापस से कोलाइड बना लेंगे। बट इस केस में ऐसा नहीं है। सो इनमें डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक कोलाइड्स एंड लियोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। क्या डिफरेंस है? दे आर लिक्विड लविंग कोलाइड्स, दे आर लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स, है ना। दे कैन बी प्रिपेयर ईजिली बाय सिंपली शेकिंग, हीटिंग, बट दे रिक्वायर अ स्पेशल मेथड टू प्रिपेयर। दूसरा है दे आर रिवर्सिबल सोल, दे आर इरिवर्सिबल सोल, दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल, दे कैन नॉट बी कोआगुलेटेड ईजिली, दे कैन बी ईजिली कोआगुलेटेड। और लियोफोबिक कोलाइड्स में वी नीड सम स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन, बट इस केस में, है ना, इस केस में हमको कोई भी ऐसा प्रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस है। समझ में आया? लियोफिलिक और लियोफोबिक में क्लियर हुआ डिफरेंस कि दे आर लिक्विड लविंग एंड दे आर लिक्विड हेटिंग एंड वी नीड सम स्पेशल मेथड्स, है ना। और इनमें क्या होता है, कोआगुलेशन हो जाता है। अगर वो सेपरेट हो गए, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं अगर अलग अलग हो गए तो उनको वापस से आप फिर से ऐसे सिंपली शेक करके, है ना, सिंपली शेक या मिक्स करके फिर से वापस से जो कोलाइड्स नहीं बना सकते, जबकि इस केस में बना सक रहे थे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मेटल, और अगर उसके सल्फाइड्स हैं उसका अगर आप कोलाइडल सोल्यूशन बनाना चाहते हो तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ लियोफोबिक कोलाइड्स। और इसके एग्जाम्पल है स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लियोफिलिक कोलाइड्स, ठीक। जिलेटिन भी बनाया होगा, जिलेटिन मार्केट में मिलता भी है ना। जब जेली बनाते हैं तो जिलेटिन का यूज़ करते हैं, तो उसको आप देखना, दैट इज़ अ लियोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। जैम जेली घर में बनाते होंगे ना, जेली बनता है ऐसा बहुत ही शेकी सा होता है एकदम, देखा होगा आपने, ठीक है। तो जेली जो होता है इट इज़ उसमें जेलेटिन का यूज़ करते हैं, दैट जिलेटिन इज़ अ लियोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। मेटल और उसके सल्फाइड्स का अगर आप कोलाइड्स बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, लियोफोबिक कोलाइड्स। और हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद हम प्रिपरेशन मेथड, अगली क्लास में जब हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मेटल्स का किस तरीके से हम लियोफोबिक कोलाइड बना सकते हैं, उसका क्या मेथड है, ठीक है। तो वो मेथड भी हम पढ़ेंगे अभी कुछ देर में। सो ये क्लियर हुआ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल की साइज़ क्या है, ओके। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोलाइड्स जो हैं उसमें जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल हैं उनकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की होनी चाहिए, है ना। दिस इज़ द रेंज फॉर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ होनी चाहिए 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इतनी होनी चाहिए, ठीक है। पर अगर साइज इस रेंज से बाहर है या इस रेंज के अंदर है तो क्या होगा, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया कैटेगरीज को, कोलाइड्स को। तो पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स, ओके। इस वीडियो में हम ये दो टाइप के ही कोलाइड्स पढ़ेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर, और जो इसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें हम एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ओके। सो व्हाट इज़ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, तो क्या होता है ना, अगर हमारा जो पार्टिकल है, डिस्पोज फेस का पार्टिकल है, वो बहुत ही छोटा है, तो उस केस में क्या होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम है,
तो कोलाइड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि कोलाइड फॉर्मेशन के लिए जो रेंज होनी चाहिए डिस्पर्स फेज के पार्टिकल के, इट इज़ बिटवीन दिस। पर क्या होगा अगर हमारा जो पार्टिकल है, एक छोटा एटम या मॉलिक्यूल है, उसकी साइज़ जो है सपोज 1 नैनोमीटर से कम है, तो फिर क्या होता है कि वो एग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे कि ये पार्टिकल है तो बहुत सारे पार्टिकल आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं वॉन डर वाल फोर्स से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऐसे एग्रीगेट हो जाएंगे और एग्रीगेट होकर एक बड़ा सा क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है, एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सपोज छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसके, तो ये पार्टिकल्स आपस में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे और एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे। अब जो पार्टिकल वो बनाएंगे ना, इसकी रेंज जो है, इस पार्टिकल की जो साइज़ की रेंज है वो आएगी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अगर इस रेंज में आ जाती है तो हमको क्या मिलता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड मिलता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, फिर से सुन लो। अगर सपोज कोई एटम या पार्टिकल है, ठीक है, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है उसकी साइज इस रेंज में नहीं आ रही, इससे कम है, 1 नैनोमीटर से कम है उसकी रेंज, तो क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल आपस में इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पास आके एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं और इस पार्टिकल की रेंज अब जो है कोलाइडल रेंज में चली जाती है। जो कोलाइडल के डायमेंशन है, कोलाइडल का डायमेंशन क्या है, दिस इज द डायमेंशन फॉर कोलाइड्स, तो कोलाइड की डायमेंशन में चली जाती है, तो अब हमारा क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिसोल्यूशन जब हम करते हैं, मतलब जब डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में मिला रहे हैं हम लोग, तो ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंट एग्रीगेट टुगेदर। एग्रीगेट मतलब समझते हैं, पास आ जाते हैं एक दूसरे के, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज फॉर्म करते हैं विच हैव साइज इन कोलाइडल रेंज, जिनकी साइज क्या हो जाती है, कोलाइडल रेंज में आ जाती है। द स्पीसीज दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सॉल। समझ में क्या, गोल्ड सॉल जो है इसका एग्जाम्पल है। तो समझ में क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होकर एक स्पीशीज़ फॉर्म करते हैं, और ये जो स्पीशीज़ है उसकी साइज़ जो है कोलाइडल रेंज में होती है। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जो फॉर्म होती है इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, क्या हो रहा था कि जो पार्टिकल्स या एटम या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज़ कम थी, तो ये आपस में एग्रीगेट हो गए, एग्रीगेट होकर एक नया स्पीशीज़ बनाया, और इस स्पीशीज़ की रेंज अगर कोलाइडल रेंज में आ जाती है तो हमारा क्या बनता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्लियर हुआ। अब अगला जो है इट इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो मतलब बड़ा। सो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलरेडी मैक्रो इन साइज, मतलब बड़े हैं पार्टिकल्स। ठीक है, सो दीज आर द सब्सटेंस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले ही बड़े साइज के हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल पहले छोटे साइज के थे, वो एग्रीगेट होकर एक बड़ा पार्टिकल बना रहे थे, है ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, है ना, ध्यान इधर उधर नहीं देंगे, ध्यान से यहाँ सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जो सब्सटेंस है, These are the substance having big size molecules. इसमें मॉलिक्यूल पहले ही बड़े साइज के हैं, which on dissolution form solution in which the dispersed phase particle have size in the colloidal range. और इसमें जो dispersed phase के जो पार्टिकल है ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में ही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मतलब इसमें जो पार्टिकल है, डिस्पोज फेज के जो पार्टिकल है ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में है, तो आप सिंपल उसको लिक्विड में मिला दो, डिसोल्यूशन कर दो, उसके बाद सिंपल आपका क्या बन जाएगा, दिस वन क्या है, ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो इसमें पार्टिकल ऑलरेडी दे आर इन दी साइज ऑफ द कोलाइडल रेंज, आपने उसको मिक्स किया डिसोल्यूशन में, आपको क्या मिल गया, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। एग्जाम्पल है स्टार्च है, एंजाइम है, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स के। ठीक है, जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड होते हैं दे आर लियोफिलिक कैरेक्टर। इनका जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, दे हैव लियोफिलिक कैरेक्टर। ठीक है, इनका लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, मतलब ये बहुत स्टेबल होते हैं। जो मैक्रोमोलिकुलर होते हैं ना, ये बहुत स्टेबल है, क्योंकि इनका ऑलरेडी जो साइज है वो उसी रेंज में, कोलाइडल रेंज में। तो जैसे ही डिस्पर्शन मीडियम में आप इसको मिक्स करते हो, हमारा कोलाइड तैयार हो जाता है।
ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं वॉन डर वाल्स फोर्स से। हो सकता है वो आपने मिक्स विक्स किया, कुछ हीट वीट किया, तो ये पार्टिकल अलग अलग हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, कोलाइड तो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल छोटे हो गए। ठीक है। सो दे आर लियोफोबिक। सो जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं दे आर लियोफोबिक होते हैं, एंड दिस मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं दे आर लियोफिलिक कैरेक्टर, दे हैव लियोफिलिक कैरेक्टर। सो समझ में आया, बहुत ईजी है, ऐसे बिल्कुल भी टफ नहीं है। हमने अभी क्या क्या क्राइटेरिया पढ़ लिया, बेस्ड ऑन दी फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस ऑन डिस्पर्शन मीडियम, कि डिस्पर्स फेस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या डिस्पर्शन मीडियम हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है, तो क्या क्या अलग अलग नाम है, जिसमें हमने बहुत तरीके पढ़ा, सॉलिड सोल, एरोसॉल, जेल, फोम, ठीक है, इमल्शन, ये सब पढ़ा। फिर हमने नेक्स्ट जो कैटेगरी पढ़ी, इट इज़ बेस्ड ऑन दी इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, कि उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बिल्कुल भी दे हेट ईच अदर। उस हिसाब से हमने दो पढ़ा, लियोफिलिक और लियोफोबिक। ठीक है। अब हमने अगला जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, कि जो डिस्पर्स फेज की जो पार्टिकल है उनकी साइज़ क्या है। ठीक है। उस हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स, जिसमें हमने ये दोनों पढ़ लिए हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके नोट्स आप खुद प्रिपेयर करो। डिफरेंस आ सकता है लियोफिलिक और लियोफोबिक में, क्या डिफरेंस है, मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। ओके, ठीक। तो आप पढ़ते रहिए, बुक से पढ़िए, मॉडर्न एबीसी से पढ़िए, टेक्स्ट मेनली तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि रेफरेंस एज अ रेफरेंस बुक आप मॉडर्न एबीसी यूज़ करो, पर पूरा जो फोकस होना चाहिए आपका एनसीईआरटी बुक होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से ही आने वाले हैं। ठीक है। ओके देन, बाय।